हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नेपाल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है फ्रॉम 1768 टिल 1947, 1768 से 1854 तक एक पीरियड हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया था कि उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था। सो दैट पीरियड वाज नोन एज द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड। उसके बाद से 1854 से लेकर के 1947 तक का जो पीरियड है वो राणा का पीरियड था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी तीन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नेपाल में हुई फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक पीडीएफ में मैंने कई सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो इसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और इसी डिस्कशन के बाद इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1947 में राणा प्राइम मिनिस्टर मतलब राणा के प्राइम मिनिस्टर पद्म शमशेर जी ने कमान संभाली और उन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी को बनाया। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी किसने बनाई। इट वॉज क्रिएटेड बाय राणा प्राइम मिनिस्टर पद्म शमशेर, ठीक है। और उसके बाद इसी कमेटी के तहत पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल बनाया गया, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया फॉर हेल्प। ये बात कर रहा हूं 1947 की। ध्यान में रखने की बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के बारे में बात हो रही है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में ही तैयार हो चुकी थी और तभी हम लोग भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रहे थे। उसी वक्त हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को नेपाल बुलाया गया था। 1948 में द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1948 में बनाया गया और उसको प्रोक्लेम्ड बाय पद्म शमशेर, राणा प्राइम मिनिस्टर पद्म शमशेर, उन्होंने इसको प्रोक्लेम भी किया और इसी के तहत सबसे पहली बार फ्रेमवर्क ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम भी सबसे पहली बार नेपाल में इंप्लीमेंट किया गया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम नेपाल में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1948 के तहत अडॉप्ट किया गया और साथ ही साथ बाई कैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी का भी निर्माण किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इनकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बाई कैमरल लेजिस्लेटिव बॉडीज थी, इसके सारे मेंबर्स एक हाउस के, क्योंकि बाई कैमरल है तो डेफिनेटली दो हाउसेस होंगे। जैसे इंडिया में लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे वहां पे भी दो बॉडीज बनाई गई थी, जिसमें एक होगी पूरे नेपाल की रिप्रेजेंटेशन और दूसरी होगी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द प्रोविंसेस। तो उसमें से एक हाउस कंप्लीटली और दूसरे हाउस की मेजॉरिटी के सारे मेंबर्स ऑलमोस्ट सिलेक्ट किए जाते थे बाय द प्राइम मिनिस्टर मतलब राणा, यानी कि पद्म शमशेर। तो जाहिर सी बात है, ये जो बॉडी बनाई गई ये काफी अनडेमोक्रेटिक बॉडी रही, बिकॉज दे ऑल ऑफ देम वर सिलेक्टेड एंड नॉट इलेक्टेड। हियर इज अ डिफरेंस व्हाट यू विल ऑब्जर्व अगर आप लोग इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। राणा पद्म शमशेर के बाद उनसे भी ज्यादा मोर कंजर्वेटिव एक राणा आए, जिनका नाम था मोहन शमशेर, ठीक है। और उन्होंने पद्म शमशेर को निकाल दिया। ही आउस्टेड पद्म शमशेर एंड सस्पेंडेड द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन पद्म शमशेर ने शुरू करी थी, मोहन शमशेर ने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद राणा मोहन शमशेर ने एक और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, प्रोमलगेटेड अनदर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज इन द ईयर ऑफ 1948 का कॉन्स्टिट्यूशन। उसको कहा गया कि इट वाज द लास्ट मेजर टू कर्ब द राइजिंग ऑपोजिशन टू हिज रूल लेड बाय द नेपाली कांग्रेस। मतलब कि उन्होंने 1948 के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको इफेक्टिव बना दिया, बिकॉज दैट वाज द लास्ट ऑप्शन ही हैड, मतलब मोहन शमशेर हैड टू कर्ब द राइजिंग ऑपोजिशन अगेंस्ट हिज रूल व्हिच वाज लेड बाय द नेपाली कांग्रेस, ठीक है। बात यहां तक क्लियर है। अब यहां पे मैंने लिख रखा है कि राणा, सबसे पहले राणा शमशेर, उसके बाद राणा मोहन शमशेर, जो कि ज्यादा कंजर्वेटिव यहां पे लिख रखा है मैंने, थे, जिनकी सीधे तरीके से जो लड़ाई हुई या कंपटीशन हुआ या इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा उनके सामने जो अपोजिशन खड़ी हुई वो है नेपाली कांग्रेस, ठीक है। इस दौरान नेपाल के जो राजा थे किंग त्रिभुवन, वो इंडिया चले गए। ही लेफ्ट
फॉर इंडिया, वहां भाग गए इनफैक्ट, और फिर वहां उन्होंने एक फोर्स तैयार करा जो कि राणा मोहन शमशेर के खिलाफ तैयार करेगी अपने आप को, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक देयर वाज अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, एक तरफ है राणा, एक तरफ है नेपाल के किंग, इन दोनों में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करने के लिए नेहरू जी आए, और यह ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को कहा गया दिल्ली कॉम्प्रोमाइज, और ये दिल्ली कॉम्प्रोमाइज कराया गया बिटवीन किंग त्रिभुवन, राणा मतलब मोहन शमशेर, और नेहरू जी ने इसको फैसिलिटेट किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में नेहरू जी ने इस पूरे कॉम्प्रोमाइज को फैसिलिटेट किया, और इसी से राणा का रूल जो है वो खत्म होता है नेपाल में, ठीक है। तो राणा की रूल जो है हो गई है खत्म। अब उसके बाद 1951 में किंग त्रिभुवन जो हैं वो वापस जाते हैं नेपाल, और वहां जाकर के अपने लोगों को एड्रेस करते हैं, ठीक है। और वहां पे पहली बार रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सपना देखा जाता है, पहली बार लॉ पास किया जाता है एज अ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, और वो भी बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सारे एडल्ट लोग 18 प्लस लोग वोट देंगे, रिपब्लिकन बनेगा। रिपब्लिक शब्द का मतलब होता है इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड हेड मतलब अभी तक जो सिलेक्टेड हेड्स थे अब वो बन गए इलेक्टेड हेड्स, ठीक है। और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी निर्माण किया गया 1951 में। याद रखिएगा 1951 के बारे में बात कर रहा हूं, हम लोग का ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन तब तक इंप्लीमेंट हो चुका है 1950 में ही। अब इनके 51 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया तो एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम इस तरह से रखा गया कि इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एक्ट 1951, और इसमें भी भारतीय एक्सपर्ट्स की मदद ली गई, और वो भी काफी कंसिडरेबल एक्सटेंट में मदद जो हमारे भारतीयों ने की उसकी काफी हद तक नेपाल के जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एक्ट 1951 है इसमें कई हद तक उस चीज को इंप्लीमेंट भी किया गया, ठीक है। साथ ही साथ किंग की जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर है इसको भी असर्ट किया गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो इसका मतलब है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक प्राइम मिनिस्टर होगा ही, तो साथ ही साथ अगर आपने सारे पावर्स अभी भी किंग को दे रहे हो, असर्टिंग द पावर ऑफ द किंग इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स, तो फिर एक टसल होने की संभावना है बिटवीन द किंग ऑफ नेपाल एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ठीक है। एग्जैक्टली यही होगा कुछ देर के बाद, जैसे जैसे हम लोग कहानी को आगे लेकर जाएंगे। However, the election of the Constituent Assembly, जिस Constituent Assembly की इलेक्शन हुई 1951 में, was not held, ठीक है, इलेक्शन नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ था, किंग त्रिभुवन अपॉइंटेड मल्टीपल इंटरिम गवर्नमेंट्स एंड अंटिल हिज डेथ 1955 किंग जो है वो मल्टीपल इंटरिम बॉडीज गवर्नमेंट्स बनाते रहे। जिस चीज की हम लोग बात कर रहे थे, ये किंग और प्राइम मिनिस्टर का टसल शुरू हो गया और ये कंटिन्यू होता रहा टिल द ईयर ऑफ 1955 जब उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद उनकी जगह लेने आए किंग महेंद्र। अब किंग महेंद्र ने कंटिन्यू किया विद एक्सपेरिमेंट्स जो कि पहले राजा किया करते थे, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किंग महेंद्र भी करते रहे। और उसके बाद 1959 में एक रॉयल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल बनाया गया, प्रोक्लेम्ड बाय किंग महेंद्र इन द ईयर ऑफ 1959। और ये जो है साइटिंग द ट्रेडिशनल डिवाइन सॉवरेनिटी वेस्टेड ऑन हिम। एक ही चीज, पहले किंग के ऊपर सारे पावर्स असर्ट किए गए, उसके बाद उनके जाने के बाद किंग महेंद्र ने डिवाइन सॉवरेनिटी जो है वो खुद के ऊपर ही वेस्ट कर लिया, ठीक है। सारे एक्सपेंसिव पावर्स जो हैं वो किंग के लिए रखे गए, तो मतलब कि फिर से एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम बनने वाला था। तो यहां पे भी डेफिनेटली एक प्राइम मिनिस्टर और किंग महेंद्र के बीच में टसल होने वाला था। और यहां पे टसल कब होगा, जब 1951 में पहली बार लेजिस्लेचर को इलेक्ट किया जाएगा और उसी से अडल्ट फ्रेंचाइजी से निकलकर पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल घोषित करे जाएंगे अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द लीडरशिप ऑफ बीपी कोइराला। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि बीपी कोइराला और ऊपर किंग की जगह पे किंग महेंद्र, इन कोइराला और महेंद्र जी की जो टसल है इसको हम लोगों को आगे पढ़ना है। देखते हैं 1960 में क्या हो रहा है। किंग महेंद्र जो हैं वो डिसमिस कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर कोइराला और उसकी सरकार को अंडर द इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। और उसके बाद जो है किंग महेंद्र एक और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोक्लेम करते हैं इन द ईयर ऑफ 1962 और इसी के तहत पंचायत सिस्टम नेपाल में पहली बार आती है।
और किंग महेंद्र एक और चीज करते हैं, वो ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को वो बैन कर देते हैं। जहां से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कितने अनडेमोक्रेटिक तरीके से किंग महेंद्र जो है काम अपना चला रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ए यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, द राष्ट्रीय नेशनल पंचायत या नेशनल पंचायत this has no meaningful power. The constitution consolidated the king's power in the governance. सीधे तौर पे बात बताया जाए तो ये पंचायत सिस्टम क्या है, जैसे इंडिया में 3 टियर सिस्टम है, सेंट्रल है, उसके बाद स्टेट्स हैं, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स हैं। और ये लोकल गवर्नमेंट्स हमारे इंडिया में 3 स्टेजेस में है। एक तो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एक है पंचायत समिति और एक है ग्राम पंचायत। तो इसी लेवल को दिमाग में रखते हुए पूरा का पूरा नेपाल जो है ऐसे नेशनल पंचायत, स्टेट पंचायत और लोअर या डिस्ट्रिक्ट पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या डिवाइड करी जाती है। बात समझ में आ रही है। अब लेकिन सारे पावर्स जो हैं गवर्नेंस के वो अभी भी किंग के साथ ही कंसोलिडेटेड हैं, यानी कि अभी भी ये एक तरफा खेल चल रहा है। और उसके बाद जब ये 1962 से लेकर के अनडेमोक्रेटिक सिस्टम चला जा रहा है, तो 1978 तक आते आते एक नेशन वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट होती है नेपाल में, डिमांडिंग डेमोक्रेसी की डिमांड करे जा रही है। यहां इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।